हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का। अगर आप इमरजेंसी में काम कर रहे हैं, आप आईसीयू में काम कर रहे हैं, आप नेफ्रोलॉजी में काम कर रहे हैं, आप कार्डियोलॉजी में काम कर रहे हैं, तो उस दौरान अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है जो अनकॉन्शियस है, गैस्पिंग फेज में है और उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो ऐसी दशा में एक इजी और क्विक होने वाला टेस्ट है जिसे हम एबीजी कहते हैं। एबीजी किस तरीके से पेशेंट की कंडीशन को जानने में आपकी हेल्प कर सकता है, किस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि इस पेशेंट को क्या दिक्कत है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि एबीजी क्या है। अगर हम एबीजी के बारे में बात करें तो एबीजी आपकी इमरजेंसी कंडीशन में परफॉर्म किए जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है। तो सबसे पहले जैसा इसका नाम आपको बता रहा है एबीजी, एबीजी का मतलब है आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस। यानी इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि जो एबीजी टेस्ट है ये हमारी ब्लड के अंदर पर्टिकुलरली आर्टीरियल ब्लड की एनालिसिस करते हैं। और इस आर्टीरियल ब्लड की एनालिसिस में हमें क्या क्या चीजें पता चलती हैं। तो अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज द पीएच ऑफ ब्लड, यानी ब्लड का जो पीएच है उसके बारे में हमें बात पता चलती है। साथ ही साथ में CO2 का पार्शियल प्रेशर पता चलता है कि इसकी बॉडी में CO2 क्या है। ऑक्सीजन के बारे में पता चलता है, बाइकार्बोनेट के बारे में पता चलता है, आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन का लेवल क्या है यानी सैचुरेशन क्या है। साथ ही साथ में आपकी बॉडी में जो बेस है या ये कह सकते हैं कि बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट लाइक कैल्शियम है, लैक्टेट है, पोटेशियम है, सोडियम है, इन सब के बारे में हमें एबीजी से पता चलता है। आगे अगर हम बात करें तो ये यूज होता है इवेलुएट रेस्पिरेटरी एंड मेटाबॉलिक फंक्शन, यानी आपकी बॉडी में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है आपका उसको हम जानते हैं। साथ ही साथ में मेटाबॉलिज्म आपके शरीर में कैसी हो रही है, क्या क्या चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, इसके बारे में भी हमें इससे जानकारी मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात करें वाइटल इन आईसीयू, यानी जो एबीजी है जैसा मैंने बताया कि ये आईसीयू के लिए, इमरजेंसी मेडिसिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वाइटल इन आईसीयू, इमरजेंसी मेडिसिन और पल्मोनोलॉजी और नेफ्रोलॉजी, यानी वैसे तो आप ये कह सकते हैं कि ये वो डिपार्टमेंट है जहां पर एबीजी बहुत रूटीनली परफॉर्म किया जाता है या किया जाना चाहिए। चाहे वो आपका आईसीयू हो, चाहे आपकी इमरजेंसी मेडिसिन हो, या आपका पल्मोनोलॉजी का डिपार्टमेंट हो, या आपका नेफ्रोलॉजी का डिपार्टमेंट हो। अगर मैं आपको सिंपली समझाऊं तो इमरजेंसी मेडिसिन तो आप समझते हैं जिसमें किसी भी कंडीशन में पेशेंट आ सकता है। पल्मोनोलॉजी का मतलब है लंग्स से संबंधित जो भी समस्या होती है, सीओपीडी, अस्थमा के जो पेशेंट आते हैं या आपके निमोनिया के पेशेंट आते हैं। इसी तरीके से नेफ्रोलॉजी का मतलब क्या है, जिन पेशेंट का क्रेटिनिन, यूरिया वगैरह यानी किडनी का कोई इश्यू है, उन लोगों में हम इसे यूज करते हैं। बात करते हैं एबीजी किस तरीके से हेल्प करती है। एबीजी हेल्प प्रोवाइडेड टू इंटरप्रेट कंडीशन दैट अफेक्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस। अब आप ध्यान देंगे कि ये जो एबीजी है ये हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम कर रहा है, मेटाबॉलिज्म किस तरीके से हो रही है, हमारा कार्डियक सिस्टम कैसे काम कर रहा है, इन सब के बारे में हमें जानकारी देता है। आइए थोड़ा और डिटेल में समझते हैं एबीजी के बारे में। और अगर हम बात करें एबीजी में कि एबीजी का जो सैंपल है वो कहां से कलेक्ट किया जाता है, तो जैसा नाम बता रहा है आर्टीरियल ब्लड है, तो आर्टीरियल ब्लड आपको सुपरफिशियल जो आर्टरी मिलती है, सबसे पहले आप देख सकते हैं ये रेडियल आर्टरी में सबसे पहले हम क्या करते हैं, पल्स फील करते हैं इस तरीके से। और पेशेंट की पल्स फील करके मीडियम में उनके जहां यानी आपको पल्स फील हो रही है उसके मिडिल में निडल इंसर्ट करके हम जो है ब्लड लेते हैं। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप आर्टरी से ब्लड लेंगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे ही आप जो आर्टरी को पंचर करेंगे तो आपका जो सिरिंज है वो विद इन अ सेकंड भर जाएगा ब्लड से, क्योंकि आप जानते हैं आर्टरी से जो ब्लड आता है वो तेजी के साथ आता है, फ्लो के साथ आता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस एरिया में आप लोग क्या करना है, रेडियल आर्टरी को फील करना है और फिर वहां से ब्लड सैंपल को कलेक्ट करना है। तो ये तो ब्लड सैंपल की बात हुई। अब बात करते हैं एक नॉर्मल एबीसी में कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं उनके बारे में। तो अगर नॉर्मल एबीसी आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको याद रखना है पीएच। हमारे ब्लड का यानी ह्यूमन ब्लड का जो पीएच है, नॉर्मल पीएच की वैल्यू है 7.35 से लेकर के 7.45, यानी
एक नॉर्मल व्यक्ति के ब्लड का अगर पीएच आप देखेंगे तो 7.35 से लेकर के 7.45 है, और इसमें ये बताता क्या है ब्लड के बारे में, मेजर्स द ब्लड एसिडिटी एंड अल्कलाइनिटी। यानी ब्लड में अगर जो पीएच है अगर इसकी वैल्यू लेस देन 7.35 होगी तो इस कंडीशन को अपन एसिडिटी कहेंगे, और अगर ये पीएच की वैल्यू मोर देन 7.45 होगी, जो हम आगे चल के बात करेंगे। दूसरी बात करेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, यानी हमारे ब्लड में, आर्टीरियल ब्लड में जो CO2 की मात्रा है वो 35 से लेकर के 45 mm ऑफ Hg होनी चाहिए। ये हमें क्या बताता है, तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के कंपोनेंट को रिफ्लेक्ट करता है कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कितना एफिशिएंटली काम कर रहा है। इसी तरीके से नेक्स्ट कंपोनेंट है बाइकार्बोनेट, और बाइकार्बोनेट की जो नॉर्मल रेंज है ये 22 से लेकर के 26 मिली इक्विवेलेंट जो होनी चाहिए, और ये हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को रिफ्लेक्ट करता है कि हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिक फंक्शन है वो किस तरीके से हो रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 के बारे में। तो ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो 80 से लेकर के 100 mm ऑफ Hg होना चाहिए। ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजनेशन के स्टेटस को मेंटेन करता है, बताता है कि हमारी ब्लड में कितना ऑक्सीजन है। नेक्स्ट आप देखेंगे सैचुरेशन, यानी जो O2 सैचुरेशन है, तो इसमें जो हेल्दी व्यक्ति की रेंज है नॉर्मल 95 से लेकर के 100% के अप्रोक्सीमेट ये होना चाहिए। यानी आप जानते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति का आप जो है पल्स ऑक्सीमीटर लगाते हैं तो पल्स ऑक्सीमीटर में जो सैचुरेशन मिलता है वो हेल्दी कंडीशन मानी जाती है, यानी 95 से लेकर के 100 तो जनरली आपको नहीं मिलेगी, 99, 98, 96 ये रेंज जो है मिलती है। और ये है क्या, हीमोग्लोबिन बाउंड ऑक्सीजन, यानी ये वो ऑक्सीजन है जो हीमोग्लोबिन से बंधी हुई है, जिसे सैचुरेशन आप कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे बेस का, तो जो +- 2 मिली इक्विवेलेंट हम मान के चलते हैं कि जो चेंजेस होंगे वो इसी आधार पे होंगे। अब बात कर लेते हैं थोड़ा और कुछ कंपोनेंट हैं एबीजी के जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। पहला कंपोनेंट जैसा हमने बात की थी पीएच, तो पीएच में आप देखेंगे कि ये दो बातें आपको याद रखनी है, एसिडिटी और अल्कलाइनिटी। अब ये जो एसिडिटी है ब्लड की, नॉर्मल पीएच आपको याद है कि 7.35 से लेकर के 7.45 है। तो अगर मान लो बात करें, ये तो हो गया आपका पीएच। नेक्स्ट है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तो पार्शियल प्रेशर मैंने आपको बता दिया है कि जो नॉर्मल पैरामीटर्स है 35 से लेके 45 mm ऑफ Hg, ये नॉर्मल CO2 का प्रेशर होना चाहिए। ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे तो ऑक्सीजन, अभी हमने बात की, ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है नॉर्मल व्यक्ति में 80 से लेके 100 mm ऑफ Hg मिलेगा। और इसी तरीके से बाइकार्बोनेट के बारे में अभी मैंने बताया 22 से लेकर के 26 मिली इक्विवेलेंट होगा। सैचुरेशन के बारे में बात करेंगे तो 95 से लेकर के 100 होगा, और बेस में +- 2 मिली इक्विवेलेंट हम लेकर के चलेंगे। बात करें अगर इन दो कंडीशनों के बारे में, यानी अगर किसी व्यक्ति के ब्लड का जो पीएच है वो लेस देन 7.35 होगा तो उस कंडीशन को हम एसिडोसिस या एसिडिटी कहते हैं। ये बात ध्यान रखनी है कि जब आप किसी का एबीजी इंटरप्रिटेशन करेंगे, एबीजी को देखेंगे और वहां आपको लगता है कि ब्लड का जो पीएच है वो लेस देन 7.35 आया है, तो आप कहेंगे कि ये कंडीशन है इसकी एसिडोसिस या एसिडिटी की। ठीक है, एसिडोसिस कहेंगे। नेक्स्ट है एल्कलोसिस। एल्कलोसिस का मतलब है अल्कलाइन यानी पीएच का बढ़ जाना। तो 7.45 से पीएच अगर ज्यादा आएगा तो ये कंडीशन एल्कलोसिस कहलाएगी। और इसके जो कॉज हैं, यानी चाहे आपकी एसिडोसिस हो चाहे आपकी एल्कलोसिस हो, इसके कॉज क्या क्या हो सकते हैं, तो या तो इसका रेस्पिरेटरी कॉज हो सकता है, यानी आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो सही से काम न कर रहा हो, या आपका मेटाबॉलिक कॉज हो सकता है। अब रेस्पिरेटरी कॉज क्या होगा और मेटाबॉलिक कॉज क्या होगा, यानी कौन कौन सी बीमारियां एक्चुअली हैं उनके बारे में हम थोड़ा और डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि एबीजी एनालिसिस में अब आपको ये याद रखना है कि जब आप एबीजी इंटरप्रिटेशन करेंगे तो आपके टारगेट क्या होने चाहिए, आपकी गोल क्या होने चाहिए। तो सबसे पहला जो गोल है, यानी इस बात को असेस करना कि ये रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक है, यानी हमारे ब्लड का जो पीएच चेंज हुआ है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन चेंज हुआ है, या आपके इलेक्ट्रोलाइट जो अफेक्ट हुए हैं ये रेस्पिरेटरी की वजह से है या मेटाबॉलिक की वजह से। पहला जो गोल है
बाद में हम बात करें एसिडोसिस और एल्कलोसिस। अगर पीएच आपका लेस देन 7.35 है तो कंडीशन एसिडोसिस है, और अगर मोर देन 7.45 है तो एल्कलोसिस है। ये हमें आगे चल के इंटरप्रेट करना है। और उसके बाद आपको देखना है अनकंपनसेटेड और फुली कंपनसेटेड, या आप देखेंगे पार्शियली कंपनसेटेड, है ना, कंपनसेटेड। यानी आप ये देखेंगे कि हमारी जो बॉडी है वो इन चेंजेस, जो भी चेंजेस आ रहे हैं, चाहे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बदल रहा हो, चाहे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बदल रहा हो, या ब्लड का पीएच चेंज हो रहा हो, इनको किस तरीके से कंपनसेट कर रही है, या आप ये कहें किस तरीके से फुलफिल करने की कोशिश कर रही है, किस तरीके से ना नॉर्मल करने की कोशिश कर रही है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं और समझते हैं पहला स्टेप, चेक द पीएच। यानी जो आपके पास एक रिपोर्ट आएगी एबीजी की, उसमें आप सबसे पहले पीएच चेंज करेंगे, और पीएच की वैल्यू अगर लेस देन 7.35, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं, तो कंडीशन आपकी एसिडोसिस कहलाएगी, और पीएच की वैल्यू मोर देन 7.45 है तो ये कंडीशन कहलाएगी एल्कलोसिस। बात करते हैं स्टेप नंबर 2 में, चेक द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। जब आप पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 को चेक करेंगे तो इससे आपको क्या पता चलेगा कि अगर ये नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, इफ एबनॉर्मल एंड मैच द पीएच चेंज, यानी अगर मान लो पीएच चेंज हो रहा है, पार्शियल प्रेशर नॉर्मल नहीं है, या आप ये कह सकते हैं कि जो पीएच है उस दौरान आपको क्या देखना है, प्राइमरी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। प्राइमरी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का मतलब क्या है कि अगर किसी केस में पीएच की वैल्यू कम हो रही है, ठीक है, और उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 भी आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये अभी क्या है, प्राइमरी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि अगर पीएच और CO2 ऑपोजिट हैं, यानी पीएच बढ़ रहा है, CO2 घट रहा है, लाइक दैट, तो उस कंडीशन में आप इसके कहेंगे कंपनसेशन बाय रेस्पिरेटरी सिस्टम। यानी आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कंपनसेट कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है कि आपकी बॉडी का जो पीएच है और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है ये दोनों मैच करेंगे, यानी मैच कर जाए। नेक्स्ट अगर आप स्टेप देखेंगे तो बात करेंगे चेक द बाइकार्बोनेट। यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 चेक किया आपने, पीएच चेंज किया, अब बात करेंगे बाइकार्बोनेट के साथ में। और बाइकार्बोनेट में इफ एबनॉर्मल एंड मैच द पीएच, यानी बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन और पीएच ये दोनों चीजें देखनी है। अगर ये दोनों घट रही हैं तो उस दौरान आपको क्या याद रखना है, ये प्राइमरी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। यानी यहाँ पर जो आपका पीएच है और आपका जो बाइकार्बोनेट है, ध्यान रखेंगे पीएच और बाइकार्बोनेट दोनों को देखेंगे तो उस कंडीशन में प्राइमरी जो है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। और अगर ये ऑपोजिट है एक दूसरे के, यानी पीएच घट रहा है सपोज दैट और बाइकार्बोनेट बढ़ रहा है, तो इस देश में, इस दशा में क्या हो रहा है, ये कंपनसेशन हो रहा है, और इस कंपनसेशन को किडनी करती है। अब मैं आपको इसको और सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। यानी पहले आप देखेंगे पहला पॉइंट, जहां पर आपने देखा CO2 का पार्शियल प्रेशर चेक किया और आपने पीएच देखा, तो पीएच और आपका CO2 का पार्शियल प्रेशर ये एक दूसरे को मैच कर रहे हैं, तो ये कंडीशन है प्राइमरी रेस्पिरेटरी फेलियर या प्राइमरी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। लेकिन अगर आपका पीएच और पार्शियल प्रेशर एक दूसरे के ऑपोजिट हैं तो ये कंडीशन कहला रही है कंपनसेशन बाय रेस्पिरेटरी सिस्टम। यानी उस दशा में आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसको कंपनसेट करने की कोशिश कर रहा है। यानी सपोज दैट अगर CO2 उसमें बढ़ा हुआ है तो उसको कम करने की कोशिश कर रहा है, अगर पीएच बढ़ा है और आपका CO2 घटा है, तो एक दूसरे के ऑपोजिट होने में बॉडी कंपनसेशन कर रही है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे नेक्स्ट बाइकार्बोनेट के केस में, तो बाइकार्बोनेट एक्चुअली इसका जो एक्सक्रीशन है वो आपकी किडनी के द्वारा हो रहा है। तो बाइकार्बोनेट में अगर चेंज आएगा और बाइकार्बोनेट और आपका पीएच अगर दोनों मैच कर रहे हैं तो ये प्राइमरी मेटाबॉलिक कंडीशन है, और अगर ऑपोजिट हैं तो ये आपका कंपनसेशन हो रहा है किडनी के द्वारा। यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 को आप रिलेट करेंगे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से, और बाइकार्बोनेट को आप रिलेट करेंगे किससे, आपको मेटाबॉलिक से। थोड़ा और सिंपल करके इस चीज को समझते हैं, और पहली जो प्रॉब्लम है इसको देखते हैं, डिटरमाइन प्राइमरी डिसऑर्डर। अब प्राइमरी डिसऑर्डर में विच पैरामीटर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2
एंड बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब इसको समझिए। जैसे कंपनसेशन के बारे में हम बात करेंगे कि पार्शियल कंपनसेशन का मतलब क्या है, पीएच एबनॉर्मल है बट PCO2 और बाइकार्बोनेट क्या हो रहे हैं, ये नॉर्मल होने की कोशिश कर रहे हैं या नॉर्मल रेंज में है। ध्यान देंगे, पीएच तो आपका क्या है, एबनॉर्मल है, यानी पीएच आपका चाहे वो लेस देन 7.35 हो या मोर देन 7.45 हो, दोनों ही कंडीशन एबनॉर्मल मानी जाएंगी। लेकिन इस दशा में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 या बाइकार्बोनेट ये दोनों अप्रोक्सीमेटली इक्वल रेंज में है, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, तो इस कंडीशन को आप कहेंगे पार्शियल कंपनसेशन। चाहे ये रेस्पिरेटरी पार्शियल कंपनसेशन हो चाहे मेटाबॉलिक पार्शियल कंपनसेशन हो। दूसरी बात, फुली कंपनसेशन का मतलब क्या है, पीएच तो नॉर्मल है, यानी अगर आप ब्लड का पीएच देखेंगे तो ये नॉर्मल है, लेकिन अन्य वैल्यू क्या है, एबनॉर्मल है। इसका मतलब क्या है, बॉडी फुली कंपनसेटेड कर रही है। पीएच देखने पे नॉर्मल मिलेगा, लेकिन उस दशा में आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 नॉर्मल नहीं मिलेगा, बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन नॉर्मल नहीं मिलेगी, या अन्य आपके जो इलेक्ट्रोलाइट हैं वो आपको नॉर्मल देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये बात आप समझ सकते हैं कि पार्शियल कंपनसेशन और फुली कंपनसेशन क्या होता है। अब चलते हैं थोड़ा और आगे की चीजें समझते हैं और एनालिसिस ऑफ PaO2 के बारे में बात करते हैं, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 और सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं। असेस ऑक्सीजनेशन स्टेटस और पार्शियल प्रेशर जो व्यक्ति का है, अगर ये लेस देन आपका 80 है तो ये अबनॉर्मल कंडीशन है। इसी तरीके से अगर सैचुरेशन की जो वैल्यू है लेस देन 95 है, यानी पल्स ऑक्सीमीटर लगाने पर आपको पता चला कि सैचुरेशन 95 से कम आ रहा है, तो ये कंडीशन इंडिकेट करता है हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सीमिया का मतलब क्या है, टिश्यू को जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता है उतनी ऑक्सीजन इसको नहीं मिल रही है। थोड़ा और चलते हैं और आगे की कंडीशन जानते हैं। क्लिनिकल कॉज ऑफ ईच डिसऑर्डर। अब इसमें समझते हैं पहला डिसऑर्डर, जैसे हमने बात की मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब ध्यान देंगे, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में टर्म यूज कर रहा हूं, यानी यहां पर क्या हो रहा है, मेटाबॉलिज्म की वजह से जो ब्लड का पीएच है वो लेस देन 7.35 है। बात समझ पा रहे हैं आप मेरी। अब आप देखेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस की जो डिजीज है, पहली डिजीज है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, दैट इज द DKA, शॉर्ट में हम बोलते हैं डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। दूसरी कंडीशन है लैक्टिक एसिडोसिस। नेक्स्ट कंडीशन है क्रोनिक किडनी डिजीज, है ना, जिसे अपन CKD लिखते हैं शॉर्ट में, CKD। या इसी कंडीशन को यूरेमिया भी बोलते हैं कि ब्लड में यूरिया और क्रेटिनिन अगर बढ़े हुए हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे टॉक्सिन इंजेक्शन, जैसे मेथनॉल या इथिलीन ग्लाइकोल। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस का पेशेंट आपके सामने आएगा तो देखो, या तो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस का होगा या लैक्टिक एसिडोसिस का होगा, यानी उसका लैक्टेट बढ़ा हुआ होगा, या किडनी का क्रोनिक किडनी डिजीज का पेशेंट होगा। और इन दिशाओं में ध्यान देंगे, ये जितनी भी डिसऑर्डर के बारे में हम बात कर रहे हैं इन सब में बाइकार्बोनेट बढ़ा हुआ पाया जाएगा। ठीक है, अब बाइकार्बोनेट बढ़ा हुआ क्यों है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि मेटाबॉलिक कंडीशन जब आप देखेंगे तो फोकस आपको बाइकार्बोनेट पर रखना है। एसिडोसिस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ब्लड का जो पीएच है वो लेस देन 7.35 आएगा। तो देखो, अगर कोई टॉक्सिन इंजेक्शन कर लिया है, किसी व्यक्ति ने मेथनॉल पी लिया है, या आपका इथिलीन ग्लाइकोल का कंजप्शन कर लिया है, या किडनी की कोई पुरानी बीमारी है, तो ऐसे केसों में मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, दैट इज द मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। अब मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कौन सी कंडीशन है, अगर ब्लड का पीएच मोर देन 7.45 पाया जाएगा तो उस कंडीशन को आप क्या कहेंगे, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कहेंगे। और ये कब मिलेगा, अगर किसी व्यक्ति को वॉमिटिंग हो रही, सपोज डायरिया हो गया, बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो रही है, क्योंकि वॉमिटिंग में क्या होता है, आपकी जो स्टमक है उससे बहुत सारा HCl सेक्रीट हो जाता है बाहर, और HCl सेक्रीट होने की वजह से H+ आयन का लॉस हो जाएगा। अब इस H+ आयन के लॉस को मेंटेन करने के लिए क्या होगा, बॉडी में बाइकार्बोनेट बढ़ने लगेगा। तो यूज ऑफ, या आपका कोई पेशेंट ऐसा है जिसपे आप डायूरेटिक्स दे रहे हैं, है ना, डाइटोर वगैरह, लेसिक्स वगैरह के जो इंजेक्शन आप दे रहे हैं, तो उससे वजह से क्या होगा, बॉडी से बहुत सारा
वाटर लॉस होने की वजह से, पोटेशियम और आपका जो है H+ आयन लॉस होने की वजह से भी क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस आपको देखने को मिलेगी। यानी ये बात आपको याद रखनी है कि अगर बॉडी से पोटेशियम लॉस हो रहा है, अगर पोटेशियम से H+ आयन लॉस हो रहा है, तो उस दशा में आपको क्या मिलेगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। उसके बाद एक्सेसिव एंटासिड यूज, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा एंटासिड ले रहा है, यानी ओवरलोडिंग ऑफ बाइकार्बोनेट, जैसा मैंने बताया कि इस कंडीशन में बाइकार्बोनेट बढ़ेगा क्योंकि ये मेटाबॉलिक है, तो बाइकार्बोनेट बढ़ने के कारण क्या हो सकते हैं, यानी एक्सेसिव एंटासिड, यानी कोई व्यक्ति ऐसा है जो हर रोज सुबह उठ करके जो है आपका कोई एंटासिड ले रहा है, मैग्नीशियम या आपके अन्य जो अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड वगैरह के जो एंटासिड आते हैं, डाइजिन है, जेलुसिल है, इस तरीके के जो सिरप आते हैं, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस क्रिएट हो सकती है। थोड़ा और आगे की बात समझते हैं और बात करते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का मतलब क्या है, यानी जो हमारे ब्लड का पीएच घट रहा है, वो रेस्पिरेशन के इनएफिशिएंट होने की वजह से घट रहा है। श्वास के आपका जो सिस्टम है, जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो सही से काम नहीं कर रहा है, तो इस वजह से क्या होगा, इस वजह से CO2 का रिटेंशन होने लगेगा, और CO2 रिटेंशन होगी तो क्या होगा, पीएच घटने लगेगा। तो इस कंडीशन को अपन कह रहे हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, यानी ब्लड का पीएच इसमें क्या होगा, ध्यान देंगे 7.35 से कम होगा। पहली बीमारी क्या है, COPD, यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होगी, उसमें आपको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलेगा। या ड्रग ओवरडोज, अगर कोई पेशेंट किसी ओपियोइड वगैरह को कंज्यूम करके आया है, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, आपको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलेगी। इसका रीजन ये है कि जितने भी आपके जो ओपियोइड्स होते हैं, ये आपके नर्वस सिस्टम को सप्रेस कर देंगे, CNS को सप्रेस कर देंगे, तो जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम वो इनएफिशिएंट हो जाएगा, और उस वजह से क्या होगा, CO2 का रिटेंशन बढ़ने लगेगा, ब्लड का पीएच कम हो जाएगा, यानी CNS डिप्रेशन हो जाएगा। या कोई ऐसी बीमारी है जो हमारे न्यूरोमस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करती है, जैसे आप देखेंगे न्यूरोमस्कुलर डिजीज, जैसे माइस्थीनिया ग्रेविस। माइस्थीनिया ग्रेविस न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर की डिजीज है, तो इस केस में भी आपको क्या मिलेगा, इस केस में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं और समझते हैं रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। तो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस का मतलब क्या है, पीएच का बढ़ जाना। अब क्या होगा, हाइपर वेंटिलेशन, यानी अगर कोई व्यक्ति बहुत जल्दी जल्दी सांस ले रहा है, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा जा रही है, उस दशा में भी क्या होगा, उस दशा में हाइपर वेंटिलेशन की वजह से, जैसे एंजाइटी है, पेन है, फीवर है, इस दशा में अगर कोई पेशेंट आता है, तो उस दौरान आपका क्या होगा, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होगी, यानी पीएच उसके ब्लड का मोर देन 7.45 होगा। बात करते हैं हाइपोक्सीमिया कब होगी, एल्टीट्यूड, और आपका हाई एल्टीट्यूड पे अगर कोई पेशेंट है, ऑक्सीजन वहां पे ऑलरेडी कम है, तो उस कंडीशन की वजह से भी क्या हो सकता है, एल्कलोसिस, यानी उसमें जल्दी जल्दी ब्रीदिंग होगी। नेक्स्ट है आपका सेलिसाइलेट पॉइजनिंग में अर्ली फेज में आपको एल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस देखने को मिल सकती है। तो ये मोटा मोटी डिजीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। मूव ऑन करते हैं, थोड़ा आगे की बातें समझते हैं कि कंपनसेशन मैकेनिज्म कैसे काम करती है। दिस एक्सप्लेन हाउ द बॉडी मेंटेन पीएच, यानी जो कंपनसेशन आपकी बॉडी में ऑपरेट होता है, वो ये बताता है कि हमारी बॉडी पैरामीटर्स को नॉर्मल कैसे करती है। तो सबसे पहले बात करें रेस्पिरेटरी कंपनसेशन, यानी रेस्पिरेटरी जो कंपनसेशन है, ये लंग्स के द्वारा होता है और एक्ट विद इन मिनट, यानी अगर हमारे ब्लड का पीएच प्रभावित होता है, तो उस दौरान आपको याद रखना है कि लंग्स के द्वारा जो कंपनसेशन होगा वो बहुत फास्ट होगा, क्विक होगा। जैसे अगर मान लो कहीं पर ऑक्सीजन की मात्रा कम है, तो हम जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं, हाइपर वेंटिलेट करने लगते हैं अपनी बॉडी को। तो उसी तरीके से आपका याद रखेंगे, एक्ट विद इन मिनट, रेगुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, फास्ट बट लिमिटेड इफेक्ट। ये बात आपको याद रखनी है कि जो आपका रेस्पिरेटरी कंपनसेशन है, वो लिमिटेड टाइम ऑफ पीरियड के लिए एक्ट कर सकता है, तो लेकिन ये फास्ट होता है, इसके बारे में आप याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं रीनल कंपनसेशन के बारे में, यानी किडनी किस तरीके से पीएच को मेंटेन कराती है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि किडनी के द्वारा जो कंपनसेशन होता है, ये आपका टेक आवर टू डे, यानी इसमें समय लगता है, यानी घंटों से कई दिन लग सकते हैं, तो ये बात आपको याद रखनी है।
और ये कैसे काम करती है? एडजस्ट H प्लस आयन सेक्रीशन एंड बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्प्शन। यानी जो किडनी है हमारी, अगर किडनी से कहा जाए कि ब्लड का पीएच आपको मेंटेन करना है, तो उस दशा में ये क्या करती है? H प्लस आयन के सेक्रीशन को कराती है, बाइकार्बोनेट को होल्ड करती है, इस तरीके से बॉडी के पीएच को मेंटेन करती है। नेक्स्ट, मोर पावरफुल फॉर क्रोनिक प्रॉब्लम। तो ये आपको याद रखना है कि क्रोनिक डिजीजेस के केस में हमारी जो एबीसी की रिपोर्ट वेरी करती है, जैसे सीकेडी वगैरह के पेशेंट होते हैं, तो उस दशा में आपको ये याद रखना है कि ये कंपनसेशन जो ब्लड का नॉर्मल पीएच मेंटेन किया जाता है वो किडनी के द्वारा किया जाता है। मूव ऑन करते हैं और आगे की चीजें और समझते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिया है, इससे समझते हैं। जैसे ब्लड का पीएच है, एक व्यक्ति आया जिसका पीएच आपने मेजर किया, दैट इज 7.25। अब 7.25 है, इसका मतलब 7.35 यानी नॉर्मल से कम है, तो आपने इसको बोल दिया एसिडोसिस की कंडीशन है। अब और आगे के पैरामीटर्स पे चलते हैं और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 देखते हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 नॉर्मल हमने क्या देखा था? 35 से लेकर के 45 mm ऑफ Hg है, लेकिन इस सैंपल में हमको मिला है कि जो ब्लड का पीएच है वो क्या है? 50 mm ऑफ Hg है। अब आप देख सकते हैं कि 35 से 45 के बीच में नॉर्मल है, लेकिन ये तो 50 है, इसका मतलब CO2 यहाँ पे बढ़ा हुआ है, और अगर CO2 बढ़ा हुआ है तो इससे क्या हो जाएगा? पीएच कम हो जाएगा, और पीएच कम हो जाएगा तो ध्यान देंगे नेक्स्ट कंडीशन बाइकार्बोनेट देखेंगे। बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन क्या है? 24 मिली इक्विवेलेंट है, तो ये नॉर्मल बाइकार्बोनेट है। इसका मतलब क्या है? ये जो कंडीशन है ये क्या है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। क्या है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ध्यान देंगे, ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ऐसा कैसे समझ में आया आपको? बाइकार्बोनेट ध्यान देंगे नॉर्मल है, लेकिन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ा हुआ है, ब्लड का पीएच घटा हुआ है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये क्या है? ये आपका रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का केस है। नेक्स्ट समझते हैं और यूज ऑफ एबीजी के बारे में बात करते हैं। वैसे तो मैंने इसे पहले एक्सप्लेन किया है। यूज ऑफ एबीजी, तो सबसे पहले डायग्नोसिस ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर, यानी आपका जो श्वसन मार्ग है वो कितना एफिशिएंट काम कर रहा है, इसके बारे में जानकारी आपको मिलती है। असेसिंग ऑक्सीजनेशन यानी पार्शियल प्रेशर और सैचुरेशन, यानी हमारी बॉडी का जो सैचुरेशन है, हीमोग्लोबिन जो बाउंड ऑक्सीजन है उसके बारे में हमें जानकारी देता है। और साथ ही साथ में मॉनिटरिंग शॉक, सेप्सिस और पॉइजनिंग, यानी अगर आपका कोई पेशेंट है जो शॉक में जा रहा है, या पेशेंट की बॉडी में सेप्सिस है, या बॉडी के अंदर कोई पॉइजनिंग है, तो उन सारी चीजों को मॉनिटर करने के लिए हम क्या करते हैं? हम उसमें एबीजी कराते हैं। साथ ही साथ में एक और इंपॉर्टेंट यूज है, जैसा मैंने बताया कि अगर आप आईसीयू में हैं और आपके पेशेंट में वेंटिलेटर पे अगर पेशेंट है, तो उस दौरान आपको वेंटिलेटर की सेटिंग को इंप्रूव करने के लिए, ऑक्सीजन के फ्लो को बढ़ाने के लिए, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। तो एडजस्टिंग वेंटिलेटर सेटिंग, और नेक्स्ट है इवेल्युएटिंग एसिड बेस डिसऑर्डर इन रीनल डिजीज। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर क्रोनिक किडनी डिजीज का कोई पेशेंट है, तो उस दौरान आपको किस तरीके से पोटेशियम को मैनेज करना है, किस तरीके से कैल्शियम, सोडियम, लैक्टेट, इनको कैसे मैनेज करना है, इन सारी चीजों के असेसमेंट के लिए आप क्या कराते हैं? एबीजी कराते हैं। तो ये सारी जानकारी एबीजी के बारे में मैंने कोशिश की है कि आप इसके द्वारा एबीजी को एक सिंपलीफाई वे में समझ सकते हैं। वैसे एबीजी एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल में जानकारी दी है। अगर ये वीडियो एबीजी को समझने में आपको हेल्पफुल रहा है तो अपने दोस्तों में से शेयर करिए। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।